नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। विकसित यूपी का बजट, लाइन पढ़ लीजिए। कल बजट आ रहा है, सबको आपने सुना होगा, सब चाह रहे हैं कि हमें सब सस्ता हो जाए, सब सस्ता हो जाए, कोई नया टैक्स नहीं। सभी तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या मिलेगा? और बात होगी विकसित यूपी का बजट, क्योंकि चुनावी बरस है और चुनावी बरस में यूपी को क्या मिल सकता है, इसमें विकसित यूपी का बजट नजर आए। क्योंकि कल 1 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 11 बजे लोकसभा में देश का मेगा बजट पेश करेंगे। किसान, महिला, युवा, जैन जी, कारोबारी, व्यापारी, छात्र सभी को कल पेश होने वाले बजट से भारी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी, सैलरीड और मिडिल क्लास को इसी उम्मीद में आज की रात कटेगी कि बजट में क्या कुछ आने वाला है। उधर बजट में यूपी उत्तराखंड को क्या मिलेगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा समझ लीजिए। टैक्स फ्री इनकम की सीमाएं बढ़ाई जाए, ये उम्मीद करके लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। बजट की घड़ी, उम्मीदें बढ़ी, उम्मीदें बहुत सारी है। सबको चाहिए कि सब चीजें सस्ती हो जाए, फिर कोई नया टैक्स ना लगे, स्लैब में भी छूट मिल जाए। स्लैब में छूट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा पिछली बार बड़ी छूट मिली थी, इस बार तो शायद ही उम्मीद हो। तो ये इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन सभी को कितनी उम्मीदें हैं क्या बजट से, क्योंकि कल महत्वपूर्ण बजट पेश हो रहा है। यूपी के नजरिए से इस बजट में क्या हो सकता है, क्योंकि ये चुनावी बरस है। 5 बड़े ऐलान संभव, 13 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। सालाना 9,000, पिछली बार 12 थी, सालाना 9,000 तक किसान सम्मान निधि, 300 वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की सौगात हो सकती है। देखिए, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी में इजाफा, जो आपने देखा होगा। आयुष्मान योजना में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है कि भाई हम सभी का इलाज कराएं। तो ये 5 बड़े ऐलान आम आदमी के लिए हो सकते हैं। जो टैक्स स्लैब आप 12 तक सोचते थे, तो इन 5 बड़े ऐलान की उम्मीद है लोगों को। तो कुछ कृषि सेक्टर की उम्मीद, पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा, सोच रहे हैं किसानों को कुछ और राहत मिल जाए। किसान निधि 9,000 रुपए हो सकती है, क्योंकि 6 चल रही है, 6 से अब सोच रहे हैं कि 3,000 का इजाफा हो जाए, ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं। केसीसी की सीमा 5 लाख रुपए तक हो सकती है, ये उम्मीद बता रहे हैं बजट में जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं। बुनियादी ढांचे, तकनीकी सुधार, मार्केट में सुधार, ये कुछ हो सकता है। ये महत्वपूर्ण सुधारों पर हम बात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी, हालांकि सब्सिडी बहुत सारी चीजों पर मिलती है, कुछ और चीजों पर छूट मिल जाए, कृषि यंत्रों में छूट मिल जाए। सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो, कि सिंचाई योजनाएं जो किसान को टेल तक पानी पहुंचे, किसानों के लिए सस्ते लोन हो, सस्ते लोन मिल जाए किसानों को, ये भी किसान उम्मीद कर रहे हैं। बीज, कृषि उपकरण सस्ते हो, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि भाई जो कृषि यंत्र है वो सस्ते हो जाएं, जिन पर छूट मिल जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान ये चाहते हैं, हर सेक्टर का आदमी यही चाहता है, कुछ ना कुछ राहत मिले। लेकिन सरकार के पिटारे में क्या है? नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर भी उम्मीद, यूपी की उम्मीद है कि यूपी में क्या मिल सकता है। नेशनल हाईवे का विस्तार हो सकता है, बहुत सारे नेशनल हाईवे इस सरकार में बने हैं, उम्मीद है कि कुछ और नए। डिफेंस कॉरिडोर के लिए बजट, डिफेंस कॉरिडोर तो बजट है ही पहले से, और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक नया बजट मिल जाए। नई ट्रेन और रेलवे ट्रैक, ये बहुत सारी चीजें होने की उम्मीदें हैं। तो इन सभी चीजों की उम्मीदें यूपी के लोग भी लगा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी बात है। यूथ चाहता है कि रोजगार हो, हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर भी ध्यान रहेगा सरकार का। नमामि गंगे कार्यक्रम को अच्छा फंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जिस तो क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को, पहले हम ये बता रहे हैं, फिर हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा और बड़े पैनल से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं, किस सेक्टर में राहत मिल सकती है, किस में बड़ी सौगात दे सकती है मोदी सरकार। जैन जी को उम्मीद है युवाओं को नई नौकरी और इंटर्नशिप का मौका मिले, स्टार्टअप्स और उद्यमिता में सब्सिडी की उम्मीद है। ये बहुत सारी चीजें, डिजिटल, एआई, आईटी कौशल पर ट्रेनिंग मिले, ये जैन जी की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति, एजुकेशन लोन में राहत मिले, तो बहुत सारी चीजों को लेकर नई
तो चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले, जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। गणेश जोशी जी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के, वो हमारे साथ रहेंगे। कपिल देव अग्रवाल है, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, वो हमारे साथ जुड़ गए। विपिन गर्ग साहब जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, टैक्स एक्सपर्ट है। धर्मेंद्र मलिक है, प्रवक्ता है बीकेयू की तरफ से। राम नरेश तिवारी जी रहेंगे, मंत्री भारतीय किसान मोर्चा। मनीष वर्मा DICCI प्रेसिडेंट है यूपी के। मनीष जी तो अभी हाल ही में मिलकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या कुछ कहा, क्या बजट से यूपी को उम्मीद है। जयपाल भी हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी रहेंगे। तो तमाम लोगों के पास चलूंगा मैं जल्दी से। एक बार कपिल देव जी आपसे मैं एक चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य और बड़े राज्य में चुनावी बरस, मान लीजिए अब चुनावी बरस में यूपी की उम्मीदें सबसे ज्यादा टिकी हुई है। क्या आपको भी उम्मीद है सर यूपी को ज्यादा मिलेगा इस बार? देखिए, नमस्कार और जी के सभी श्रोताओं को, दर्शकों मेरी शुभकामनाएं हैं। और कल बहुत ही शानदार बजट भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। पूरा देश और मैं कहूँगा पूरी दुनिया भारत के बजट पर टकटकी लगाए देख रही है। क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है। और चूंकि 9वीं बार निर्मला जी को ये बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है, तो उनके लिए चुनौती है कि जो बात उन्होंने 8 बार पहले कर चुकी, और नवे एडिशन में कौन सा ऐसा एडिशन काम करेंगी ताकि उनकी सरकार की भी, उनकी स्वयं की भी लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें। और इससे महत्वपूर्ण ये है कि जनहितैषी ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो। तो यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सेक्टर हमारे पास हैं जिनमें कुछ ना कुछ देशवासियों को मिलने का काम होगा। और पिछली बार हम जानते कि 12.5 करोड़ 12.5 लाख तक का स्लैब देकर के इनकम टैक्स में एक साधारण व्यापारी को और साधारण उद्यमी को उनको छूट देने का काम किया, जिससे देशवासियों के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता आई। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि गत वर्ष रही है जिसमें देश भर में प्रसन्नता हुई। और इनकम टैक्स के स्लैब में कपिल जी क्या उम्मीद यूपी को ज्यादा है? क्योंकि मैंने चुनावी बरस है तो आप लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं, और खासकर देखिए जिस डिपार्टमेंट में आप आते हैं, स्किल डेवलपमेंट, जहां पर बहुत सारी चीजें आपके अंडर भी हैं, उन चीजों पर सरकार का हमेशा से फोकस रहता है। एक युवाओं का, जहां तक मेरी बात की बात है या उत्तर प्रदेश की बात भी हम करें, तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी सरकार लगातार कुछ न कुछ करती है। पिछली बार भी हमारे 1 से 2 वर्ष पूर्व 1000 ITI को नई तकनीक के साथ डेवलप करने के लिए 5 वर्ष का प्लान आदरणीय वित्त मंत्री ने देने का काम किया। और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है, जयंत जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारी सरकार के मंत्री हैं भारत सरकार में। और निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार, उनका सेवा योजन, उनके साथ साथ उनको प्रशिक्षण, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं अभी और उनको काम करने के लिए आवश्यकताएं हैं, जरूरतें भी हैं, और हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा प्रदेश है, बल्कि कहिए कि सबसे बड़ा प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला ये प्रदेश है, यहाँ को बहुत ज्यादा बजट मिलने की और अलग अलग सेक्टरों में विभागवार बहुत सारी चीजें मिलने की हमको संभावना है। चलिए कपिल जी मैं लौटूंगा, हमारे साथ गणेश जोशी जी भी हैं, उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े। गणेश जोशी जी, पहाड़ को कितनी उम्मीद कि कुछ ना कुछ मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो खास फोकस रहता है उत्तराखंड पर। नमस्कार। देखिए, आप खुद ही कह चुके हैं कि मोदी जी का विशेष आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलता है। उन्हें बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दर्शक उत्तराखंड का होगा, और जब जब भी हमने कुछ केंद्र से मांगा है हमें उससे ज़्यादा मिला है। आज कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच गई है, बिल्कुल शुरू होने वाला है। बागेश्वर कर्णप्रयाग जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है, उसकी सैद्धांतिक सहमति मिली है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट में उसके लिए हमें पैसा मिलेगा, इस पर काम शुरू होगा। अभी PMGSY में 1700 करोड़ रुपया हमें अभी हाल ही में मिला है, और 2000 करोड़ रुपया और हमें मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार हमें पहाड़ी राज्य होने के कारण योजनाओं में 90-10, 80-20 का हमें पहले ही केंद्र से मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कृषि और ग्राम विकास है, कृषि में हमारे सामने एक दिक्कत घेर बाढ़ की है, क्योंकि हमारे यहाँ पलायन हो रहा है। घेर बाढ़ का जो पैसा केंद्र से पहले मिलता था अब 3 साल से बंद हो गया है, तो हमने
केंद्रीय कृषि मंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि बजट में हमें घेर बाढ़ के लिए बजट मिलेगा। इसी प्रकार एयर कनेक्टिविटी में हम बहुत आगे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन इकोसिस्टम का पुरस्कार हमारे को मिला है। आज जगह जगह हम एयर कनेक्टिविटी हेलीकॉप्टर सेवा, क्योंकि पहाड़ी राज्य जगह जगह हमने शुरू की है, 40 से अधिक स्थानों को हमने हेली सेवा से जोड़ दिया है। और अभी रिप के माध्यम से 2700 करोड़ रुपया हमको मिला है, जिससे हमने हमारी ग्रामीण महिलाओं को बोझ को कम करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 45,000 से अधिक बहनों हमारी उसका लाभ ले चुकी हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट में पहाड़ जोशी जी आपने ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र किया। अब हम सरकार को, जोशी जी, हम सरकार को ये भी देखते हैं क्योंकि सरकार डिफेंस के लिए काफी खर्च करती है। आप एक सैनिक भी रहे हैं और ये तो सैनिक बाहुल राज्य है आपका, तो डिफेंस के क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीद लगाकर आप बैठे हैं और क्या उत्तराखंड के भी कुछ खाते में आ सकता है? मुझे पूरा भरोसा है कि रक्षा का बजट इस बार, क्योंकि जो मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम कर दिखाया जी, उस टारगेट को हिट किया जहां किसी को उम्मीद नहीं थी जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रक्षा का बजट और रक्षा कर्मियों के लिए निश्चित इसमें बढ़ोतरी होगी, वैसी मुझे उम्मीद है। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, मनीष वर्मा जी हैं और मनीष वर्मा जी आपको बता दें अभी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करके आए। मनीष जी, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप बजट में? आपकी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद क्या उनको भी कुछ लग रहा है कि यूपी को ज्यादा मिलेगा बजट में? और क्या इस बजट में दलित पिछड़े लोगों को भी कुछ सौगात देगी सरकार? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ यूपी का भी बजट आने वाला है और कल इस बजट से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोगों को। मुख्यमंत्री सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आज काफ़ी अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने कई स्कीमों के बारे में भी और जानकारी दी कि उसको कैसे हम लोग और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो जीएसटी आ रहा है, जो ऑपरेशनल जो इश्यूज आते हैं जीएसटी को लेकर के, तो उसमें मुझे लगता है और सुधार की ज़रूरत है। सरल जीएसटी स्लैब, कम रिटर्न फाइलिंग और विवाद मुक्त टैक्स सिस्टम को बनाना होगा, तब जा करके थोड़ा सा दलित उद्यमी भी और ज़्यादा आएंगे। होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मनोरंजन, इन सब में काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं। तो अगर इसके लिए जो है थोड़ा सा विशेष प्रोत्साहन और ज़्यादा मिलेगा तो इससे ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम करेगी। जैसे धार्मिक पर्यटन की भी आपने बात करी, तो अगर धार्मिक पर्यटन पे भी थोड़ा सा फोकस होगा तो यूपी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसमें कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके अलावा दलित के साथ जो मेन प्रॉब्लम आ रही, 70% से अधिक दलित उद्यमी माइक्रो में या स्मॉल लेवल पर ही सीमित हैं। जी जी। तो ये एक चुनौती है कि पूंजी बाजार और मेंटरशिप तक उनको पहुंचाना है। जी। जो मेन हम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, फाइनेंस में आसान, तेज और सम्मानजनक फाइनेंसिंग चाहिए। मार्केट, सरकार व निजी खरीद में भागीदारी चाहिए। मेंटरशिप, बिजनेस स्केल अप के लिए मार्गदर्शन चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एमएसएमई बेस वाला राज्य है, तो यहाँ पर जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्री बेस्ड सेक्टर और ट्रेड में बहुत एग्रेसिव हैं। तो उसमें अगर हम लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा सब्सिडी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी और डेब्ट सपोर्ट अगर मिल जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। मनीष जी, अभी जैसे आपने बहुत सारी लंबी फेरिस्त का जिक्र किया, तो ये क्योंकि अभी यूपी का भी बजट आएगा, अभी तो केंद्र का बजट आ रहा है, तो आपने भी मुख्यमंत्री से बातें रखी है कि देखिए आपने उस एमएसएमई का भी किया, स्किल डेवलपमेंट वाली बात भी कही है, उस पर भी सरकार का फोकस है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा फोकस है। फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म में तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं लौट रहा हूं, विपिन गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। विपिन साहब आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद विपिन साहब टैक्स को लेकर है। अभी आपने देखा जीएसटी को लेकर, जीएसटी में देखिए फेरबदल हुआ, व्यापारियों ने राहत की सांस ली, काफी कुछ हुआ। टैक्स स्लैब आपने देखा, टैक्स स्लैब सरकार ने 12 तक लेकर आ गई है, अभी हम लोग कह रहे हैं कि 13 हो जाए, तो अभी टैक्स में तो कुछ चेंजेस होंगे, आपको लग रहा है कुछ उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से इस बार? देखिए कल का बजट यूनियन बजट है, जहाँ तक टैक्स स्लैब की बात है, क्योंकि पिछले साल एक बड़ा बदलाव सरकार कर चुकी है, तो हम ऐसी उम्मीद कर नहीं रहे हैं कि कल के बजट में टैक्स स्लैब को फिर से रिलैक्स किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है जो सैलरीड
हमारे लोग हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो थोड़ा बहुत नॉमिनल चेंज उसमें हो, रिलैक्सेशन हो तो वो हो सकता है। लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद अब दूसरे साल में कोई बड़ा बदलाव होगा ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा रही है। दूसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं व्यापारी वर्ग के लिए, उसके लिए सरकार को अदर देन टैक्स स्लैब चेंज करने के अलावा जो बातें होती हैं उसकी बात ज़रूर है। जैसे जीएसटी के अंदर भी उम्मीद की जाती है सरकार से कि कुछ ऐसा किए कि जो अरेस्ट वाली चीज़ें चलती हैं, और अब जीएसटी अथॉरिटीज़ को अरेस्ट की पावर होती है तो कम से कम उसकी लिमिट बढ़ा दें। आज 5 करोड़ का अगर टैक्स का इफेक्ट होता है तो उसको अरेस्ट की पावर्स है और वो मिसयूज़ भी होता है। तो व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि कम से कम आप इस लिमिट को बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रहे कि इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं हो पाए, इतनी आसानी से अरेस्ट नहीं हो पाए, मिसयूज ना हो अथॉरिटी का। इसी तरीके से दूसरी जीएसटी की बात हमारे भी एक मित्र भी कर रहे थे। ये व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है कि गाड़ी बीच में पकड़ी जाती है और गाड़ी सीज हो जाती है। तो व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि आप एक काम करो, हमसे बॉन्ड ले लो, हमसे एफडीआर ले लो, आप जो टैक्स का अमाउंट है, पर गाड़ी तो मत सीज करो। पता पड़ा 3 दिन आपने गाड़ी ही रोक ली तो सारा बात ही खराब हो गई। सो इस तरीके की जो चीजें हैं जो सर्च एंड सर्वे को लेकर के है, जहां पर व्यापारी का सारा व्यापारी रुक जाता है। हमारी सरकार ये बात करती है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर हमें पहुंचना है दुनिया के, अभी हम चौथे पायदान पर हैं। तो सरकार ना तो हो सकता है कि टैक्स लगाए ना कोई छूट दे, ये भी तो हो सकता है। ये एक संतुलित बजट आए कल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा मतलब ऐसी ही उम्मीद है। अब जो चेंजेस की उम्मीद है ना वो इस तरह से टैक्स के रेट को लेकर के नहीं, रेट में भी बड़ा चेंज सरकार कर चुकी है। जीएसटी को लेकर के 5% और 18% वो भी कर चुकी है। तो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, बड़े बदलाव सरकार इन चीजों में कर चुकी है। जहां बदलाव की उम्मीद की जा रही है वो है जहां पर अथॉरिटीज में मिसयूज हो रहा है प्रोविजंस का और व्यापारी वर्ग को थोड़ी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे सरकार चाह रही है। चलिए मैं लौटूंगा गर्ग साहब, मैं लौटूंगा। जयपाल हमारे साथ जुड़े हैं, महिलाओं के साथ है क्योंकि किचन में महिलाएं सारा देखती हैं। बजट को लेकर क्या सोच रही हैं जयपाल, जरा जल्दी से महिलाओं से बात कर लीजिए, फिर मैं बाकी जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। महिलाओं की क्या डिमांड है और क्या उम्मीद लगा के बैठी है इस बजट से? बिल्कुल जेपी, देखिए कल बजट आ रहा है और ऐसे में जो काशी की महिलाएं हैं वो अब तैयारी कर रही हैं और अलग अलग तरीके के पकवान बन रहे हैं। एक तरफ जहां मटर छिला जा रहा है वहीं दूसरी तरफ पोहा बनकर तैयार है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कल के बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। अरे इतना महंगाई है, कैसे किया जाए? जीरा सब्जी इतना महंगा है, साग सब्जी इतना महंगा है। तो कल क्या उम्मीद कर रही हैं? कल कम हो भाव, उसका भाव कम हो, ये इसके लिए देखेंगी कल? हाँ देखेंगे। आप बताइए किस तरह से उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखिए मैं तो एक यूथ हूँ, मैं तो बस यही चाहूंगी कि पढ़ाई पे थोड़ा सा मतलब उस पे सुधार हो। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम जैसा कोई रूल आ जाए तो उस पर हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें मान लीजिए कि किसी के लिए नहीं, किसी के लिए ये आखिरी एग्ज़ाम हो तो शायद उसका भविष्य बनने बिगड़ने। किशन से भी जा रही है, क्या लगता है आज किस तरह की उम्मीदें हैं अब बजट को लेकर? हमारी गृहिणियों से ही तो पूरा घर परिवार चलता है। अगर किचन का ही बजट गड़बड़ होगा तो सारा परिवार डगमगा जाता। तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे किचन का सामान सस्ता हो, एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरी की सामान सस्ता, कि बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए ये सब। क्या लगता है, क्या उम्मीद है कल वित्त मंत्री से? वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग कि इस बार थोड़ा सा सामान सस्ता होगा, ताकि हम लोगों के जो रसोई हम लोग की बहुत प्रभावित हो रही है महंगे सामानों से। उम्मीद की जाती है कि सीतारमण जी इस पर ध्यान देंगी। और जो महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, सोना चांदी है या किचन के और भी सामान है, जो साग सब्जी है, इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि हम लोग बनारस में मोदी जी का क्षेत्र है ये, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आप थोड़ा इस पर राहत मिलेगा। राहत, यस। देखिए डिश दिखाते हैं, देखिए क्या बन रहा है। ये बताइए कि आज क्या बना रही है? ये मशरूम की सब्जी बन रही है और पोहा बना है अभी। ये बजट से पहले ये पूछ लीजिए, बजट तो नहीं बिगाड़ रही है, मशरूम बन रहा है। नहीं, उत्साह ये बन रहा है कि शायद उम्मीद हो कि इससे देखकर कुछ हम लोगों पे मतलब आशा कर सकते हैं कि महिलाएं के लिए कुछ हो सकता है, कुछ बजट कम हो। तो बिल्कुल ये मशरूम जो है वो कल भी रहेगा और कल नया डिश बनेगा या फिर? चलिए उम्मीद है। देखिए और महिला वित्त मंत्री है तो महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें। जयपाल हम लौटेंगे, जल्दी से लौट रहे हैं। की और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राम नरेश है, तिवारी मंत्री है भारतीय किसान मोर्चे के। राम नरेश जी, किसान क्या चाहते हैं इस बार, क्या हो, क्या सोच रहे हैं कि जो किश्त आती है जो 6 से अब वो 9,000 हो जाए? धन्यवाद जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के समस्त ताओं को मेरा नमस्कार। पैनल में बैठे हुए सभी लोगों का नमस्कार।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है, लगातार गांव गरीब किसान के लिए ही कार्य कर रही है और किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तक, और अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा बिल आया है बीबीजी राम जी, इससे ग्रामीण उद्धार होगा, इससे ही किसान का सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। और जो अपेक्षा है किसान की, चूंकि सभी काम लगभग मोदी जी ने पूर्ण रूप से, मोदी जी की सरकार ने, माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कार्य पूर्ण किए हैं। आने वाले समय में सिंचाई से लेकर के उसको लेकर के किसान बैठे हैं, उसको भी थोड़ा बहुत है उसको पूर्ण कर देगी। नहीं तो सर किसान चाह रहे कि उनकी किस्त बढ़े, इस बार इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ये चाह रहे कि ये 6 से अब आंकड़ा बढ़ जाए। किसान के चेहरे पर खुशहाली पर लाली दोनों चीजें हैं। किसान तो संतुष्ट रहता है, किसान तो धन्यवाद दे रहा है, किसान के मन के अंदर बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। थोड़े थोड़े काम जो मोदी जी ने कहे थे सारे के सारे काम किए हैं, और आगे आने वाले समय में बजट में भी मैं आ रहा हूँ आपके पास। धर्मेंद्र मलिक भी हैं, प्रवक्ता बीकेयू, हालांकि राजनीतिक हैं वो। मलिक साहब, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बजट से? जी नमस्कार जी। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है मैं उसको देख रहा था, तो आर्थिक सर्वेक्षण में तो जो 2047 विकसित भारत की बात है उसमें बड़ा स्पष्ट ये किया गया है कि भाई अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो उसका दामोदार जो है, सेंट्रल उसका जो फोकस है वो कृषि है। और कृषि के लिए जो कई चैलेंजेस हैं उसमें बात भी की गई है। मुख्य चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन हो रही है, किसानों के नुकसान पड़ रहे हैं, सीड जो है उस स्तर के नहीं है क्योंकि क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है। एक चिंता ये भी जताई गई है कि भाई सिंचाई की जो योजनाएं हैं इसका कवरेज एरिया बढ़े, उपजाऊ जमीन का, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। दूसरा, अनबैलेंस फर्टिलाइजर पे भी चिंता जताई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें एक बड़ी बात आर्थिक सर्वेक्षण में थी कि भाई 60% लोग अभी भी जो है खेती से जुड़े हैं और रोजगार उपलब्ध होता है, तो उसका जो ग्रोथ रेट है, अगर कृषि देश की ग्रोथ का इंजन है तो वो ग्रोथ रेट जो आया है वो चिंताजनक है, 4.5 है। 4.5% इतना बड़ा सेक्टर जो 16% तक का योगदान देता था, उसका जीडीपी में हिस्सा कम होना ये देश के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि 2047 की अगर हम बात करें तो कृषि के सशक्त रोड मैप के बिना देश विकसित नहीं हो। तो मलिक साहब जैसे अभी हालांकि कृषि यंत्रों पे आप भी देखते होंगे, आप तो जानते होंगे बखूबी, बहुत सारे छूट भी है। आप चाहते हैं कि कुछ छूटें हो कृषि यंत्रों पर और सब्सिडी मिले? नहीं, देखिए हमारा दूसरी तरह से सोचना है तो बहुत छोटी बात। देश में कृषि में अगर किसान की हिस्सेदारी बढ़ानी है तो एक तो उसको जो है उसकी फसलों का उचित मूल्य मिले, ये सुनिश्चित करना होगा। ये प्रयास भी है सरकार का। अभी मैं देखता हूं कि महंगाई घटाने के लिए पिछली जो रिजर्व बैंक की और नाबार्ड की उसकी मैंने वो तरीके देखे हैं, तो महंगाई को कम करने के लिए ऐसे फार्मूले लगा दिए कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट थे, यानी कि जो हमारी सब्जी थी, अनाज थे, वो नेगेटिव में चले गए, 0 मतलब 5%। बिल्कुल, फसल का उचित दाम मिले, किसान यही चाहता है, तभी फायदा होगा। और हमारे साथ कपिल साहब, कपिल देव जी, क्योंकि एक बड़ा सवाल है रोजगार। अभी यूथ का काम है रोजगार का, और आप पर जो डिपार्ट है कौशल विकास के जरिए कपिल देव जी, क्योंकि जो कौशल सरकार चाहती है, कौशल विकास पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि इतनी नौकरियां हैं नहीं। अगर आप स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो युवा अपने आप खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। देखिए शर्मा जी, निश्चित रूप से जो आपने विषय उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी का भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि हमारा विभाग लगातार युवाओं को प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग करा करके, और कुछ अभी हमने प्रोजेक्ट त्रिवेणी के अंदर सभी उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों के अंदर उन युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल करने का संकल्प लिया, और बहुत तेजी से उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो उनका फिर भविष्य अंधकार में हो जाता है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको स्किल भी होता रहेगा। किसी ना किसी एक क्षेत्र में अगर उनके हाथ में हुनर होगा, तो अगर वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, अपना कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन तत्काल उनके हाथ में रहेगा। इस योजना के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि 500 बड़ी इंडस्ट्री के अंदर उनको अप्रेंटिस कराने का सरकार का निर्देश हुआ, लगातार उस पर हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल, युवाओं को लगातार टाटा के साथ हमने काम किया, तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके
हमने पूरे प्रदेश की ITI को नए टेक्निकल के साथ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसमें आपकी 3D प्रिंटिंग है, जिसमें रोबोटिक्स है, ऐसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बच्चों को हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं और उनको जॉब रोल भी दिलवाने का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कपिल साहब, एक मंत्री जी एक और चीज जानना चाह रहा हूं, इसमें केंद्र की भूमिका क्या रहती है? जो आपके यूपी के युवाओं को जो फायदा मिलता हो, आपके डिपार्टमेंट से कैसे आप समन्वय बिठाते हैं केंद्र से? केंद्र का अपना एक बजट रहता है। मैं आपको बताया था अभी कि गत वर्ष यानी 2 वर्ष पूर्व 1000 ITI को नई तकनीक के साथ प्रधानमंत्री जी ने डेवलप करने का एक बजट पूरे हिंदुस्तान के लिए पेश करने का काम किया, जिसमें बड़ा आशीर्वाद उनका मिला हमारे विभाग को, और उसमें हम लगातार काम भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री सेतु, PM सेतु के नाम से एक नई स्कीम हमने लॉन्च की है, आदरणीय जयंत चौधरी इसको देख रहे हैं, हम भी उसके साथ देख रहे हैं। और हमारे अभी हमें 3 क्षेत्र उसके अंदर लिए, उसे मेरठ लिया है, बिजनौर लिया, कानपुर लिया है। वो अगर हमारा सक्सेस होता है लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है, और उनमें युवाओं को जोड़ करके उसमें इंडस्ट्री पार्टनर रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप रहेगी, और लोकल स्थानीय कोई इंडस्ट्रियल पार्टनर रहेगा, और उसी को हैंड ओवर करके वहां की लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से युवाओं को हम स्किल करने का काम करेंगे, प्रशिक्षित करने का हम काम करेंगे। और ये पूरे देश में ये फार्मूला पूरे देश में लगातार चल रहा है। कपिल जी एक और सवाल है मेरा, फिर मैं बाकी मेहमानों को रुक करूंगा, क्योंकि आप गन्ना बेल्ट से आते हैं और आप तो बखूबी जानते हैं किसानों की मांगों को भी आपने सुना कि अच्छे से किसानों को फसल उनकी उचित मुआवजा मिले, मतलब जब अब कोई अगर दिक्कत आती है तो उचित मुआवजा मिल जाए, कृषि जो फसलों का सही दाम मिल जाए, कनेक्टिविटी बेहतर हो, मंडी में उनकी जो सामान है वो समय पर खरीदा जाए। इस पर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ केंद्र सरकार से कि कुछ उम्मीदें मिलेंगी? सरकार लगातार उनकी चिंता कर, गत वर्षों के अंदर भी ई मंडी से जोड़ने का काम किया, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रुपया गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया, उसके बावजूद भी चीनी का रेट नहीं बढ़ाया, यानी ग्राहक यानी उपभोक्ता का भी सम्मान रखने का काम किया, और किसान को भी उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का संकल्प सरकार ने करने का काम किया। और आप जानते हैं कि MSME में भी जो MSP है उसको भी बढ़ाने का लगातार सरकार काम करती है। पिछली बार भी गेहूं की दरें बढ़ाने का काम किया था। तो यानी सरकार इस बात की लगातार मुतमईन है, लगातार चिंतित है, और उसको करने का भी काम, केवल चिंतित नहीं होती है, उसको करके दिखाने का काम करती है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य भी मिले, उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गन्ने का भुगतान, गन्ने की चर्चा आपने की है, उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करूँ, चूंकि उत्तर प्रदेश मंत्री हूँ, 90-95% शुगर मिलों का 14 दिन से कम समय के अंदर भुगतान हो रहा है। ये बिल्कुल लगातार 1-2 ग्रुप को हम छोड़ दें तो लगातार बहुत शानदार तरीके से, और किसान के चेहरे पर खुशहाली है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, और इससे किसी प्रकार की बहुत समस्या किसान के सामने नहीं है। पर 1 to 1 चलती रहती है, उनके समय समय में उनकी बातों को सुनना, उनका समाधान करना। धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हैं, वो भी लगातार विषय को उठाते हैं, और भी बहुत सारे संगठन हैं उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन असली बात है कि सरकार सुनने वाली सरकार, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी हो, वो लगातार किसानों की बातों को सुन के, बिल्कुल उम्मीद है कपिल जी आपको भी, क्योंकि गन्ना बेल्ट के नजरिए से आप भी। मैं एक जल्दी से विपिन गर्ग जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। और विपिन गर्ग साहब, एक अगर कोई टैक्स लगेगा तो क्या कुछ सरकार उस क्षेत्र में कर सकती है? थोड़ा अगर डर हो, एज ए बिजनेसमैन किसी को डर होगा तो कि भाई यहाँ सरकार ये कर सकती है। नहीं, सरकार टैक्स में तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम रिलीफ की हम उम्मीद कर रहे हैं इन चेंजेस के बाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद इन बातों की कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, जो व्यापारी हमारे एक्सपोर्ट्स में है, तो ये सब जितना टैरिफ का डिसरप्शन हुआ है उससे एक्सपोर्ट बहुत डिस्टर्ब हुआ ही है, ये सरकार भी समझ रही है। उसको लेकर के सरकार जरूर, हम ये उम्मीद करते हैं कि कल कोई ना कोई पॉलिसी शिफ्ट लेकर आएगी कि इस तरीके के एक्सपोर्ट्स के लिए क्या करना है, सेक्टर वाइज क्या करना है। अमेरिका जैसे हमें आंखें दिखाता है टैरिफ को लेकर, कोई विकल्प भी होगा, इस नजर आएगा इस बजट में कि आपके अगर ऐसा होता है तो भाई इस पे ज्यादा फोकस करिए। एक बात तो बहुत क्लियर है सरकार की तरफ से, और ये एक्सेप्टेड है बिजनेस कम्युनिटी में भी, कि कहीं ना कहीं हमको अपने ऑप्शंस तलाशने हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे, किसी पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन पे जो है निर्भर नहीं रह सकते। इसी को हमारे यहाँ गवर्नमेंट हमेशा कहती रही आत्मनिर्भर, लोकल यूज़ करें। तो इसमें ये कहा जाता है कि हम एज ए सोसाइटी जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा यूज़ करें। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट पे, जो हमारे व्यापारी की डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट के ऊपर है, जब यहाँ आपका अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है, और यहाँ इसीलिए ब्रांडिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, अपने यहाँ कंजम्पशन बढ़ता है, तो एक्सपोर्ट से जो
ऐसे डिस्ट्रप्शन होने से नुकसान होता है बिजनेस का और एम्प्लॉयमेंट का होता है उससे ज्यादा, बिल्कुल, तो वो रुक जाता है। वो रुक जाता है। मनीष वर्मा जी, आप देखिए बिजनेसमैन के तौर पर क्या उम्मीद करके चल रहे हैं इस बजट में? एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि भाई सरकार को इधर ध्यान देने की जरूरत है? हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम लोगों की यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं, जो सेक्टर है हमारे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है या टूरिज्म सेक्टर है, इसमें सरकार कुछ और हम लोगों को कुछ रिबेट देगी या कुछ और हेल्प करेगी, जिससे हम इस सेक्टर को और तेज़ी से यहाँ पर यूपी में बढ़ा पाएंगे। क्योंकि यूपी सबसे मुख्य प्रदेश है जो सरकार की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा इसमें योगदान यूपी देने वाला है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसे अभी साथी ने कहा कि एक्सपोर्ट को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत क्लियर फोकस था आज कि इसको हमको किसी तरह बढ़ाना है। जो अभी नए नए आयाम खुले हैं, हम अमेरिका को छोड़ दें, अभी न्यूजीलैंड, ओमान, अभी EU के साथ ट्रीटी हुई है, तो ये बहुत बड़े हम लोगों के लिए द्वार खुले हैं जिससे हम लोग को पूरा लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। धर्मेंद्र मलिक, क्योंकि किसानों की बात आप उठाते रहते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार दे सकती है? सिर्फ उम्मीद, क्योंकि अब तो देखिए हमारी डिमांड का तो कुछ नहीं कि हाँ ये किसानों को दे सकते हैं, भाई उम्मीद करें। और देखिए खासकर अब मैंने पहले भी कपिल देव जी से जब चर्चा की, क्योंकि ये चुनावी बरस है ये, क्योंकि ऐलान होगा मार्च में, तो इलेक्शन होंगे 2027, तो चुनावी बरस है, तो यूपी के लोग तो ज्यादा ही उम्मीद करेंगे, किसान खासकर। देखिए दो उम्मीद मुख्यतः बजट से हैं कृषि के लिए कि एक तो जो किसान सम्मान निधि है वो पिछले साल भी काफी उम्मीद थी, शायद वो जो किसान 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। और एक जो सस्ता कर्ज, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई संस्थागत ऋण की पहुंच होनी चाहिए कृषि में, तो उम्मीद है कि रिसर्च और सस्ता ऋण, इस पे निश्चित रूप से सिंचाई की योजनाओं पे बजट में काफी संभावना है, क्योंकि खुद आर्थिक सर्वेक्षण में इस पे चिंता जाहिर की गई है। तो अगर जो चिंता जताई गई है उसका एक रोड मैप आता है, तो भारत की कृषि के लिए एक बहुत गोल्डन बजट होगा ये। चलिए कपिल देव जी, उम्मीद करें, धर्मेंद्र जी करें उम्मीद कि मिलेगा किसानों को कुछ? पॉजिटिव विचार हमसे तो होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, देश हित का हो। तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से देश लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दुनिया की जो आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का बड़ा विजन हम सबको प्रेरित करने का ये काम डिमांड करता तो है। कपिल देव जी आपके भी सामने आती रही होगी, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा, क्योंकि किसानी क्षेत्र में घूमते हैं, शुगर मिलों का भी दौरा करते हैं। किसान सम्मान निधि में कुछ तो हो, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि, कुछ कह रहे हैं कि 9,000 तक हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर कह दिया धर्मेंद्र जी ने कम से कम 12,000 की उम्मीद करके चले हम। नहीं देखिए ठीक है बात है, धर्मेंद्र जी का विषय बना रहिएगा, ठीक है, पर मुझको सरकार जो भी विषय करती है, विचार करती है, पूरे देश को केंद्र में रख के करती है। तो उस नाते सरकार की खुद ही चिंता रहती है कि हमको क्या करना, क्या क्या उचित होगा, क्या ठीक होगा। कल हम सबके सामने 11 बजे बजट आएगा और हम उसका स्वागत भी करेंगे, और हमको लगता है सबको अच्छा ही होगा। ठीक है कपिल देव साहब, एक और सवाल, क्योंकि ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि भाई आप दुनिया की हम तीसरी इकोनॉमी खड़े हो जाए, चौथे पायदान पर तो हम आ ही गए, तीसरी इकोनॉमी में खड़े हो जाए, तो वो चीज इस बजट में दिखेगा। और एक यूपी, एक ग्रोथ इंजन की बात कही जाती है आपकी तरफ से, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाती है, क्योंकि यूपी का भी बजट आएगा, तो ये केंद्र का बजट यूपी को भी एक नई दिशा देगा। निश्चित रूप से देगा। मैंने कहा आपको कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, ग्रोथ इंजन है हिंदुस्तान का, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रति वर्ष हर बजट को, आदरणीय सुरेश खन्ना जी हमारे वित्त मंत्री हैं, लगातार बजट को नई प्रभाव में इसका प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने देखा है समाज के प्रत्येक क्षेत्र को कुछ ना कुछ मिलने का काम होता है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, बेसिक शिक्षा जैसे विभाग को भी भरपूर बजट मिलने का काम होता है। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तभी भारत के आत्मनिर्भर होने की हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का भी बजट बढ़िया आएगा, ऐसी हमको संभावना है, और निश्चित रूप से उसकी ओर में लगातार बढ़ने का काम। जी चलिए, मैं रामनरेश तिवारी जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। तिवारी साहब, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, किसान के नजरिए से आप कितनी उम्मीद करके चल रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार जो है वैल्यू एडिशन से लेकर के पर, और इस बजट में समावेशी बजट आने वाला है। किसान के प्रति बहुत बड़ा काम हमारी सरकार
मंडी पर जो काम किया है, वैल्यू एडिशन पर काम किया है और सिंचाई पर, तो इस पर भी कुछ ना कुछ हमारी सरकार करने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। अभी हमारे गन्ना पर विषय बताया, सबसे ज्यादा एमएसपी देने का काम किसी ने, मूल्य वर्धन का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। एमएसपी को भी बढ़ाया और हमारे एक मित्र ने कहा कि किसान सम्मान निधि इसलिए सरकार ने दी है और उस पर भी सरकार पूर्ण रूप से विचार कर रही है। ठीक, मैं मनीष जी आपसे अभी समझूंगा और गर्ग साहब से भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत इफेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी पर और वो चीज बजट में भी नजर आएगी। अब जिस तरह अमेरिका के साथ जो चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे देशों की जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसका असर आप देखिए। अब सोना महंगा हो गया। एक एज ए बिजनेसमैन आप कैसे देखते हैं ये बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का असर दिखाई देगा इस बजट पे? जी बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि जो है ये जो नए हमारे लिए द्वार खुले हैं ईयू के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में, ओमान के साथ में, अन्य कई देशों के साथ में, तो उसका पूरा लाभ इसे उठाने का सबसे अच्छा मौका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में ये चीज़ जरूर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे कि हम अमेरिका की जो दबाव वाली राजनीति है उसको हम कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे। जी मनीष जी, और कुछ आप बिंदु देखते हैं इसमें बजट में? बजट में हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो ये विकास, समावेश, उद्यमिता एक साथ आगे बढ़े, जिससे जो दलित उद्यमियों की जो नीति और जो है पूंजी बाजार के माध्यम से सशक्त बना करके भारत को आर्थिक स्थिति की नई ऊंचाई दी जा सके, क्योंकि इसमें दलित उद्यमियों का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, आने वाला है। ठीक है गर्ग साहब, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए, मैं आपसे समझूंगा क्योंकि अभी हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देना है, डिफेंस पे भी ध्यान देना है। उम्मीद ये है कि डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा रहता है, डिफेंस के बजट पर सरकार का फोकस भी रहा है और पिछले कुछ वर्षों में तो डिफेंस का काफ़ी बजट बना है, वहीं एजुकेशन सेक्टर्स में भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट दिखेगा इस बजट के अंदर कि भाई उसका भी असर पड़ सकता है, हो सकता है कि चीज़ें कुछ टैक्स लग जाए एक्स्ट्रा? नहीं, इसके हर चीज़ ना टैक्स पॉलिसी से नहीं चलने वाली बात है और बजट केवल टैक्स को नहीं देख कर चलता है। पिछले बजट में और इस बजट के बीच में जो हमारे रिलेशन और जो इंटरनेशनल रिलेशन में चेंजेस आए हैं, जो आज की रियलिटी है, वो टैरिफ है, यूएस के साथ टैरिफ है, ईयू के साथ हमारे रिलेशनशिप है, एक्सपोर्ट की हमारी समस्या है, मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही है, मार्केट, ये सब चीज़ें देखते हुए ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि इंटरनेशनली जिस तरीके से हमारा कंपटीशन है और जहां हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, अपने एक्सपोर्ट को पोजीशन बनाने की बात है, तो पॉलिसी चेंजेस कहूँगा मैं इसे, टैक्स चेंजेस की बजाय मैं कहूँगा कि पॉलिसी चेंजेस जरूर हमको कल के बजट में देखने को मिलने चाहिए। बजट क्या करता है, एक दिशा दे देता है कि हम इस लाइन पे ये पॉलिसी चेंजेस करने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे कि वो नोटिफिकेशन से, सर्कुलर से और बाकी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे आपको ग्राउंड पर दिखाई देता है कि अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से पॉलिसी को फ्रेम कर रही हैं और इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वहाँ पे आरबीआई उसमें किस तरीके से योगदान कर रहा है, डीजीएफटी किस तरीके से पॉलिसी लेकर के आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कैसे कर रही है। लेकिन हाँ, उसकी दिशा हमको कल जरूर दिखनी चाहिए बजट के माध्यम से। यही एक तरीका है, मतलब यूनियन बजट इसी तरीके से काम करता है। टेक्निकली स्पीकिंग बजट का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके का होता है, डिटेल्ड एनालिसिस बाद में ही आती है। बिल्कुल, ग्राउंड पर उतरता है और उसका कितना समाधान होता है ये एक देखने वाली बात है। तो बजट पर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कल की सुबह एक नई उम्मीदों वाली सुबह होगी, उम्मीद करिए कि बजट में आपके लिए कुछ खास होगा। लेकिन आप हमारे साथ सुबह 7 बजे से जुड़ जाइए, लगातार हम बजट पर चर्चा करेंगे कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन आज के इस शो में बस इतना ही, नमस्ते।